हेलो दोस्तों, टुडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे निर्देशक ज्यामिति। इसके कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, नेक्स्ट जो और बचे हुए फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोगों को सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि निर्देशक ज्यामिति में एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो हम लोगों को इस प्रकार के प्लस के आकार का एक सिस्टम पढ़ना है, जिसमें से कुछ नाम दिए गए हैं, यूनिक नाम। जैसे इस लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इस लाइन को हम लोग वाई अक्ष कह देते हैं। मूल बिंदु होता है जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेप्ट करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, विभाजित करती हैं, जो भी आप कहना चाहो उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अगर मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो 0,0 होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, आप समझना। एक्स अक्ष में अगर बोले कि निर्देशांक मतलब अगर एक्स अक्ष में कोई वैल्यू डिनोट करनी है हमें, अच्छा ये 2D डायमेंशनल है, ये कैसा हम लोग पढ़ेंगे आप अभी 2D, 3D नहीं पढ़ेंगे। 3D होता है शंकु और बेलन, ये 3D होते हैं। अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे 2D। ये 2D में है, इसमें टू क्या है आपकी दिशाएं हैं। ठीक है, तो अगर एक्स अक्ष में कोई निर्देशांक स्थित है तो हम लोग उसके मूल क्या बताएंगे, उसके बिंदु क्या बताएंगे, x,0। अगर इन दोनों के बीच में है तो x,x। अगर y अक्ष में प्रॉपर्ली है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे x अक्ष 0 होगा, y माइनस होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि -x और -y के बीच में अगर कोई बिंदु अगर है आपको तो -x और सॉरी ये प्लस में होगा, तो -x और प्लस के y होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे ओवरलैप कर रहे हैं तो -x -y होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे है तो x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक इस प्रकार का चार्ट पढ़ना हुआ है, जिसमें से हम लोगों को ये चीजें स्टडी करनी है। मोस्टली बिंदु जो आपको मिलेंगे वो इनके बीच में मिलेंगे। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो आपको इनके ओवरलैपिंग करेंगे, तो जहां जहां ओवरलैपिंग करते हैं वहां पे कोई एक पक्ष 0 होगा। अगर y अक्ष में होगा तो x अक्ष 0 होगा, अगर x अक्ष में होगा तो y 0 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भुज और कोटि होती है। देखो, इनको हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ एक नया नाम, यूनिक सा नाम रखा, जिसको कहा भुज और कोटि। भुज कहा गया x अक्ष के निर्देशांक को, मतलब जो भी निर्देशांक x अक्ष के डिनोट कर रहे हैं उनको हम लोग कह दिए भुज, और जो y अक्ष को डिनोट करते हैं उसको हम लोगों ने कह दिया कोटि। तो भुज और कोटि आप याद रखना, x अक्ष के निर्देशांक भुज कहलाते हैं और कोटि कहलाती है y अक्ष के निर्देशांक। ये अक्सर क्वेश्चन आपके पूछोगे, 9 में आपने पेपर दिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन भुज और कोटि से आपको मिले होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि दूरी का फॉर्मूला। अब देखो, जैसे हम लोग नॉर्मली दूरी स्टडी करते हैं ना फिजिक्स में या मैथ में भी, हम लोग देखते हैं कि ट्रेन यहां से यहां गई तो उसने कितनी दूरी तय किया, इतने समय में कोई यहां से यहां पहुंची तो उसने कितनी दूरी तय किया। इस तरीके से दूरी निकालते हैं हम लोग अर्थमेटिक में। तो हमारे एडवांस मैथ में भी इस प्रकार का एक फॉर्मूला है। 2 डायमेंशनल में अगर कोई दो बिंदु आपस में, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है तो फॉर्मूला ये लगेगा आपका। क्या लिखा हुआ है, बिंदु ए, इसको मान लो कि ये ए है, इसको मान लो बी है। अब कहा जाए कि इन दोनों के बीच में दूरी निकालो, तो दूरी कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में एमसीक्यू में जो आते हैं ना आपके, या तो वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला पूछेगा या इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, 1/2। इस प्रकार के कोई निर्देशांक होते हैं, x1, y1, x2, y2 ये निर्देशांक है, और x3, y3 ये कोई कैसे निर्देशांक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु हो, यहाँ पे एक बिंदु हो, तो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कुछ निर्देशांक यहाँ होंगे जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे इसको कह दो कि ये 1 1 है तो इसको x2 y2 कर दो और इसको x3 y3 कर दो। अब कहा जाए कि जो एरिया घेर रहे हैं इसका क्या निकालो आप लोग, क्षेत्रफल निकालो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 क्या होगा कोष्टक में y1 - y2। ये कैसा फॉर्मूला निकल के आएगा, हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला निकल के आएगा। कुछ नोट मैंने लिखे हुए हैं, नोट कैसे लिखे हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी भी कैसा नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रही इसकी पहली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड अभी करते हैं, उसमें कुछ और फॉर्मूले इस चैप्टर के बचे हुए हैं, उसको बता के इसको टुडे सेशन खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं विभाजन के सूत्र। जो मैंने अभी स्लाइड पढ़ाई थी उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है विभाजन के सूत्र। अब विभाजन के सूत्र हम लोगों के 2 प्रकार के सूत्र होते हैं। पहला है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2, मतलब कोई निर्देशांक में कोई दो बिंदु हैं x1, y1, x2, y2 को कोई रेखा मिला रही है, को मिलाने वाली रेखा को m1 m2 m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। जो ये बिंदु है, अब इसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे मैं मान लूं कि ये कोई है और ये है, यहाँ पे x1, y1 है, यहाँ पे x2, y2 है। इन दोनों को जो विभाजित कर रहा है वो यहाँ पे है x, y, और ये m1 है और ये m2 है। ये पूरा इसका कहने का मतलब है, इन दोनों के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन से बिंदु ये, अगर मुझे ये बिंदु ज्ञात करने हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब y अक्ष के निर्देशांक निकालने होंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब सेकंड कंडीशन में देखना, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। देखो यहाँ पे हमारा क्या पकड़ना था, हम लोगों को अंतः विभाजित कर रहा था। यहाँ पे कैसे विभाजित कर रहा था, अंतः। यहाँ पे कैसे विभाजित कर रहा है, बाह्य। अब बाह्य विभाजित करने का मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पे x2, y2 है और ये x1, y1 है। ठीक है, जैसे ये है, अब ये कोई रेखा है, अब इसके कहीं बाहर स्थित x, y है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई m2 मान लेते हैं और ये पूरा m1 हो गया है। तो अगर यहाँ के निर्देशांक निकालो, मतलब इसके अंदर ना हो ये बिंदु, कहाँ पे हो, बाहर हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये x बराबर क्या होगा, x अक्ष के निर्देशांक निकालने के लिए m1 x2 - m2 x1
अपन m1 माइनस m1 m2, यहाँ y की निर्देशांक निकालना है तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपन m1 माइनस m2। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। आप क्या कह रहे हैं, यदि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तथा केंद्रक G हो, केंद्रक समझते हो जहां पे इनकी क्या मिलती है, आपकी रेखा नहीं मिलती। समझना, जैसे मैं कहूं कि कोई त्रिभुज है, अब इसका और इसका विभाजन या फिर कह दो कि हाफ आप समझ विभाजित करने वाली रेखा है, जहां पे आपस में मिलती है ना, वही त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ये बाह्य केंद्रक होता है और एक अंतः केंद्रक होता है। ठीक है, तो अगर केंद्रक G है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये केंद्रक, अगर मुझे केंद्रक निकालना, x अक्ष के केंद्रक ऐसे निकलेंगे, y अक्ष के केंद्रक ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया ना केंद्रक वाला कहानी। अब एक चीज हम लोगों को इसमें और पढ़नी है, बस हमारे यहीं से समाप्त। क्या पढ़ना है, तीनों बिंदुओं के संदेह होने की संभावना। अब बात समझना मेरी बात, देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, हमने त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला तो था, बस यहाँ पे 1/2 आ गया था। ठीक है, तो अब बताओ तीनों बिंदु अगर संदेह होंगे तो क्या वो त्रिभुज का निर्माण करेंगे, कभी नहीं। संदेह का मतलब कि तीनों एक ही स्थान को, जब तीनों एक ही स्थान में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनाएंगे, मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा त्रिभुज का, 0। जब हम इसको पूरे के 0 के बराबर करेंगे तो जो 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ था वो इधर कहां पे चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तभी कहा गया कि अगर तीनों बिंदु संदेह है तो ये जो मेन मटेरियल बचा हुआ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर कोई तीन बिंदु संरेख है या नहीं है ये मुझे पता करना है तो मुझे इस फॉर्मूले में रख देना। अगर उनको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ रहा है तो संरेख है, 0 नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे तो है ना, ध्यान तो रखते हैं ना, आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जो पहली क्लास थी जिसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके 10 या 15 मिनट की वीडियो में आपको समझाया था। अब हम इनमें ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इनको जान चुके हो। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको कैसा मान लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, परिमेय। तो हम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, जैसे ये परिमेय संख्या हमने माना तो जाहिर सी बात है ये P/Q के रूप में लिखी गई होगी, तभी तो होगी ये परिमेय संख्या। तो लिखो इसको P/Q के रूप में, तो 1/√2 बराबर P/Q। अब देखो P/Q ये कैसी संख्याएं होंगी आपस में, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, को प्राइम नंबर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। मतलब इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, P/Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको, हमने क्या लिखा कि क्या कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। चलो अब इसके बाद हम लोगों को इसी को सॉल्व करना है। अब ये √2 कुछ जाना पहचाना लग रहा है, √2 √5 √3 ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम पहले भी इनको सिद्ध कर चुके हैं। अगर ये कहीं ना कहीं से √2 उठ के अगर ऊपर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर हम तुलना करा देते हैं, एनसीईआरटी प्लस अपने कथन से तुलना करा देंगे और जिता देंगे एनसीईआरटी को और हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो अब ये जो √2 नीचे है यही हमें दिक्कत कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये बताओ, हर का परिमेयकरण करना बताए थे हम, हर का परिमेयकरण करना। तो हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कर, जैसे ही हम लोगों ने इसका हर का क्या किया, परिमेयकरण किया, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते, कैसे √2 वाली संख्याओं का हर का परिमेयकरण कैसे करते, सेम संख्या से नीचे भी गुणा करा देते और सेम संख्या से ऊपर भी गुणा करा देते। मतलब समझ में आया, इन दोनों को आपस में काट देंगे तो कोई मतलब आएगा, हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो किया नहीं, बस हमने उसका प्रारूप चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, प्रारूप चेंज कर दिया। अब देखो √2 गुणे √2 का मान बताओ बाबू कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2। तो 2 √2/2 हो जाएगा P/Q। क्या है, यहां तक बात समझ में आई। अब अगर हम इधर √2 केवल रखे, बाकी सारी चीजों को उधर भेज दे तो √2 एक अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। मतलब इस 2 को किधर भेजना पड़ेगा, विपरीत साइड। विपरीत साइड कौन सी संख्या बैठी हुई है, P/Q बैठी हुई है। तो इधर भाग में उधर काय में जाएगा ये, तो 2P क्या लिख सकते हैं, अपॉन Q। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर √2 बराबर है 2P/Q के,
मतलब इनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है, मतलब ये नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, मतलब ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अगर ये अंश है, ये हर है, तो ये कैसी संख्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। तो अब हम कहेंगे कि हमारे अनुसार अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गए। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन या परंतु लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिससे यह सिद्ध होता है। अब हम लोग ये बना दिया, कंपेयर करा दिया और किसको सिद्ध मान लिए? एनसीईआरटी को। अब हम क्या करेंगे? अतः 1 बटे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बात समझ में? छोटा था ना क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, बस ये एक स्टेप आपको ध्यान में रखना। अच्छा, हर का परिमेयकरण करना किसको किसको आता है, मुझे ये बता दो। आता है ना? तो ऐसा करते एक आपका जो टुडे स्पेशल में परिमेयकरण के बारे में सारी जानकारी दे दी है, क्योंकि एक इस प्रकार के परिमेयकरण होते हैं, एक इस प्रकार के परिमेयकरण होते हैं, 2/x + y। अब इनका हर का परिमेयकरण करना होता है तो इसकी जो मेथड होता है वो अलग होता है। तो टुडे स्पेशल में एक दिन हम इसको करा के डाल देंगे, ताकि हर का परिमेयकरण कभी भी आपको ना भूले। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलो अब इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा करवाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की दूसरे की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। या सिद्ध करो कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो वही बात घिसी पिटी जो हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन में। क्या करेंगे? माना, सिंपल सी चीज है, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब अगर ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसको पी अपॉन क्यू के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के रूप में कर सकते हैं। अब अगर पी अपॉन क्यू के रूप में करेंगे तो पी और क्यू कैसी संख्याएं होनी चाहिए? सह-अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए या को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर। तो पी कॉमा क्यू सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब जब ये को प्राइम नंबर होंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मुझे अंडर रूट 5 इस साइड मिल जाए तो बाकी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस 7 दिक्कत कर रहा है, 7 इधर काहे में है? उधर काहे में जाएगा? भाग में। तो जाहिर सी बात है इसको भाग में भेज देते हैं, तो पी ऊपर रहेगा, 7 क्योंकि इधर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी। क्या चीज समझ में आ रही है? कि अंडर रूट 5 हमारे अकॉर्डिंग तो कैसी संख्या बन के आई? परिमेय संख्या। क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में हम अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन 7q लिख सकते हैं। लेकिन ये इस चीज का विरोध करता है, क्योंकि हम पहले ही इसको सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। और हमारा जो आंसर आया वो कैसी संख्या बन के आया? अंडर रूट 5 परिमेय संख्या। दोनों विरोधाभास में, हमने सिद्ध किया अपरिमेय, सॉल्व करने के बाद आया परिमेय, मतलब दोनों विरोधाभास है। तो विरोधाभास है तो जाहिर सी बात है कैसी संख्याएं हो जाएंगी? ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो बस आपको यही लिखना है, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7q। इससे यह दिखता है या मालूम चलता, दिखता है कि अंडर रूट 5 को हम p अपॉन 7q यानी एक परिमेय संख्या के रूप में, एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक लिख दो। 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय
परिमेय संख्या है, संख्या है तथा लेकिन संख्या है लेकिन इसको साथ हटा दो यहां से, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या जो हमने सिद्ध किया था, एक अपरिमेय संख्या। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है कि ऐसे ही हाँ हाँ करे पढ़ो, सही से बताओ। देखो हमने इसमें कुछ नहीं लिखा, हमने इसमें ये लिखा कि हमने ये सिद्ध किया। अब मुझे इससे देखने पे क्या लगता है कि अंडर रूट 5 पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमने ये लैंग्वेज में लिख लिया। इससे यह दिखता है कि अंडर रूट 5 को हम पी अपॉन क्यू मतलब पी अपॉन 7 क्यू यानी एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या जो मैंने पहले सिद्ध कर चुके हैं हम, ये एनसीईआरटी भी कहती है कि अंडर रूट 5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह बातें आपस में विरोधाभास है, आपस में विरोध करती है या विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, समझ में आई बात? ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन की तरह था। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन तीसरे के दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है हमसे बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है। वही घिसी पिटी चीज है, हम लोग इसको अपनी तरफ से कैसा मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। तो मानो 6 प्लस अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हम मानेंगे परिमेय संख्या है। अब जैसे हम माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको मानना है हमें। तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पे पी कॉमा क्यू कैसी संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। क्या यहां तक बात समझ में आ रही? कैसी संख्या है ये, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। अब जैसे ये को प्राइम नंबर है, तो हमने ये चीज देखा कि अगर अंडर रूट 2 इधर रहे तो हमारा पूरा काम बन सकता है। तो 6 दिक्कत कर रहा है, 6 इधर प्लस में, उधर कहां में जाएगा, माइनस में। तो अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू -6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो अच्छा देखने में लगेगा। ठीक है, तो अब एलसीएम लेंगे तो कैसा एलसीएम आएगा, पी -6q अपॉन क्यू। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने एलसीएम कैसे लिया, इन दोनों का गुणा कराया, फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। ठीक है, एलसीएम का तो यही नियम है, यही है कि नहीं? अब हमें यहां से क्या देखने से पता लगता है कि जाहिर सी बात है अंडर रूट 2 को हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा। अब ऊपर कुछ भी हो, लेकिन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हमें क्या पता लगा यहां से, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं हमारे अकॉर्डिंग एक ऐसी संख्या है बन के आई परिमेय संख्या। एनसीईआरटी या फिर जो हमने पहले प्रूफ किया अंडर रूट 2 कैसी अपरिमेय है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो आपस में विरोधाभास करती हैं, विरोधाभास करती हैं, जिससे यह पता लगता है, कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे को विरोधाभास कर गए, हमने एनसीईआरटी को सही मान के इसको क्या कर दिया, अपरिमेय कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आज से हम लोगों की प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। अध्याय कौन सा चालू होगा हम लोगों का, नेक्स्ट अध्याय चालू होगा, अध्याय 2 बहुपद है जिसको। तो आज के लिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं सेम टाइम पे, नमस्कार।